जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र का ये मैं न्यू पुस्तक लेकर आया हूँ, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 1 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखें आप वीडियो देख सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हल करेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ पूरे 150 प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ मैं फुल डिस्कशन करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल इसमें नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया था, जिसमें से आपका निर्धारित कर दिया गया है कि अब आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको नेगेटिव मार्किंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो इस टेस्ट सीरीज में अगर आपका स्कोर 100 और 110 के आसपास होता है तो आप सेफ जोन में हो, आप एग्जाम हॉल में भी अच्छा स्कोर करके आओगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और आप इसमें निर्धारित करना कि आपका स्कोर कितना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक नज़र इस पुस्तक पे डाल लेते हैं। ये देखिए घटना चक्र का न्यू पुस्तक है 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। आज जो मैं कवर कर रहा हूँ दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे। देखो मेरे भाई, इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको बजट से दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका मंत्रालय, एक तरफ आपका बजटीय आवंटन। ठीक है, तो रक्षा के क्षेत्र में कितना आपका बजट लिया गया था, यानी बजटीय आवंटन कितना लाख करोड़ रुपये लिया गया था, तो 5.94। सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से आपको 2.70, रेल मंत्रालय 2.41 और गृह मंत्रालय 1.93। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका इसमें सारा ऑलरेडी सुमेलित है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वर्ष 2022 में भारत विश्व में विदेशी से धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। इस संदर्भ में भारत द्वारा प्राप्त राशि की मात्रा थी, यानी कितना डॉलर था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 100 बिलियन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में पहली यूथ यानी Y20 इंसेप्शन बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये मेरे दोस्त आपको असम के गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो आपको भी पता है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी इतना सिंपल क्वेश्चन सेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वो थोड़ा चीज़ों को घुमाएंगे, ऑप्शन को भी घुमाएंगे। जनवरी 2023 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको बताना है कि जनवरी 2023 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 26वां संस्करण था। दूसरा है आपका इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ए हो जाएगा, यानी केवल एक स्टेटमेंट सही है आपका। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वां संस्करण था। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ओनली एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पुदुचेरी में नहीं हुआ था, ये आपको कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कहाँ आयोजन किया गया था, तो कर्नाटक में आयोजन किया गया था 2023 वाला। ठीक है, ये कब से केंद्र सरकार के द्वारा ये कब से शुरू किया गया था यह महोत्सव, तो ये 1995 से ये महोत्सव का आयोजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो आपका मेजबानी कौन सा राज्य रहा था, तो आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे। 5 का आंसर होगा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो आप लोगों को पता होगा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र सबसे टॉप पे रहा था, ये में भी सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायसीना डायलॉग जो मार्च 2023 में संपन्न हुआ था, इसका मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या था, यानी किस विषय पे फोकस किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी ट्रूबलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रायसीना डायलॉग तो आप लोगों को पता होगा, इसका आयोजन जो कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली में किया गया था, ये में भी सबको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है आपसे, करा यस वीक एंड टीवी निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन के आधार से आप पकड़ सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विश्व टीवी दिवस 2023 का थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये आपका संपन्न हुआ था आपको ये श्रीलंका के कोलंबो में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के विजेता टीम कौन रहा। हाँ जी, देखिए जिस तरह से IPL होता है उसी तरह से ये WPL होता है, यानी आपका वुमेन प्रीमियर लीग। तो इस बार से आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपको वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में किस टीम ने विजेता रहा था। तो आप लोग मैच देखे होंगे, महिला वाला जो विजेता रहा था आपका ये मुंबई इंडियंस रहा था, उसमें आपको दिल्ली हार गया था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग को पता है BCCI के जो चेयरमैन थे अभी रिसेंटली जो बने थे, आपको बिन्नी बने थे, तो इसमें आपको पता है जितना पुरुष को पैसा मिलेगा उतना महिलाओं को खिलाड़ी को भी पैसा मिलने लगा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1-2 एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वर्ष 2022 में मशहूर फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का मृत्यु हो गया, वो किससे संबंधित है। कि पेले बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है पेले कहाँ का प्लेयर है। तो ये पेले जो है मेरे दोस्त आपको ब्राज़ील के। देखो पेले इतना बेहतरीन खिलाड़ी था फुटबॉल को, जैसे क्रिकेट में आपको क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है, वैसे फुटबॉल का भगवान पेले को कहा जाता है। इसने अपने दम पर 3 बार खुद आपको वर्ल्ड कप जिताने का काम किया है ब्राज़ील को। वैसे ब्राज़ील जो है अभी तक का टोटल 5 विश्व कप जीत चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करा भूमि सम्मान 2023 के कितने जिलों को प्रदान किया गया है। देखिए बिहार में जो है इस बार भूमि सम्मेलन आयोजित किया गया था, आपको दिल्ली में एक्चुअल में ये आयोजित किया गया था। तो इसमें आपको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। जिसमें से आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि सम्मान 2023 बिहार के कितने जिलों को प्रदान किया गया है। तो इस बार जो प्रदान किया गया है आपको बिहार के जो है 5 जिला को प्रदान किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। आपसे डिस्ट्रिक्ट भी कई बार पूछ सकता है BPSC, तो डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। एक आपका नालंदा हो गया, दूसरा जहानाबाद, तीसरा लखीसराय, चौथा भोजपुर और 5वां आपका किशनगंज। ये VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC ने बिहार के किस संयंत्र को 660 मेगावाट की विद्युत इकाई वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC के एग्जाम के थ्रू के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 12 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, आपका 12 का आंसर ये हो जाएगा, ये बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। बिहार में एक बाढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये थर्मल पावर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग ने अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हाल ही में बिहार राज्य के महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस बार जो बिहार में महिला आयोग का अध्यक्ष आपको अश्वमेघ देवी को बनाया गया था। आप लोगों को पता है इंडिया में यानी भारत सरकार की तरफ से महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। मे भी सबको पता होगा, बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 जुलाई 2023 को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किस राज्य को चुना गया। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। पूछा जा रहा है आपसे कि 30 जुलाई 2023 को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किस राज्य को चुना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको 14 का आंसर आपका C हो जाएगा, बिहार को चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीतियों के बहुआगामी गरीबी सूचकांक में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन बना है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिहार राज्य बना है। तो ये जितना भी आपका डाटा दिया जाता है आपको नीति आयोग के द्वारा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे गरीब राज्य आपका कौन सा रहा, बिहार रहा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है। जो ये केरल है, केरल में आपको बिल्कुल गरीबी नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अनुसार बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से तो 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ तो आपसे पूछ दिया है कि बड़े राज्यों में आपको बिहार का रैंकिंग कितना है। तो बिहार का जो रैंकिंग इसमें देखने को मिल जाएगा, ये आपका 19वां रैंकिंग है, 19 रैंकिंग है, ठीक है।
तो ये इसको आप लोग जरूर याद रखिए बिहार के परीक्षा में, लेकिन आपका क्वेश्चन घुमा सकता है। इस श्रेणी में जो है केरला जो है टॉप पे है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2023 में बिहार के कितने स्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया। यानी कहने का मतलब यही है कि जो आपका NIRF 2023 में जो जारी किया गया था, तो उसके अनुसार आपको 100 स्थानों में बिहार का जो आपसे रैंकिंग पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा 17 का आपका C हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ आपको जो शीर्ष स्थान पे उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जारी किया गया था NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो टॉप पे रहा था ना, मद्रास रहा था। कौन रहा था? IIT जो था आपका मद्रास, इसको आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। मद्रास जो था सबसे आपका टॉप में था, ठीक है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें से NIT जो पटना था ना, NIT पटना का आपको इसमें 56वां रैंक था। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशन का चयन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशन का चयन किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है, यानी 49 चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेशन देखते हैं। ये देखिए अब बढ़ते घटते रहता है। अभी तो टोटल आज का डाटा आया है, तो आज तो लगता है ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल ये डाटा आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा यही वाला पूछा जाएगा, क्योंकि आज वाला तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी सेट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2020 में राज्य में शिशु मृत्यु दर कितना रहा। तो ये आपका जो राज्य में शिशु मृत्यु दर आपको कितना देखने को मिला है, तो 19 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ये 27 हो जाएगा, यानी C हो जाएगा। पीर 35 सौर परियोजना ये चर्चा में रहा है, ठीक है। पीर 35 सौर परियोजना बिहार के किस जिलों में निर्माणाधीन है। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा, बहुत चर्चा में ये, तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर में देखने को मिला है ये पीर 35 योजना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चुनाव आयोग ने हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को बिहार का स्टेट आइकॉन घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन देखो चर्चा में था, जिसका आंसर जो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, इसका आंसर आपका मोनिका दास हो जाएगा, यानी आपका 21 का आंसर आपका D हो जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार के सबसे ज़्यादा आय किस मद से प्राप्त होता है। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, यानी आंसर आपका A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ पे रखा। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। ये रखा गया है आपको बोधगया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा रहा। तो इसमें शीर्ष जो राज्य है मेरे दोस्त आपका 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। 3 राज्य कम से कम आपको याद होना चाहिए, BPSC डाटा पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पहला उड़ीसा है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा जो आपका तेलंगाना है। तो ये तीनों डाटा आपको याद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है जून 2023 में वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा दोनों स्टेटमेंट्स में सही या गलत है, ठीक है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 25 का जो आंसर होगा आपका B हो जाएगा, यानी आपका 2 सही है। तो इसमें जो आपका डाटा दिया गया है केवल 2 सही है। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ये आपको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वाड लीडर्स समिट 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्वाड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड लीडर्स समिट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 मई 2023 को यह समिट न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। यह समिट ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में आयोजित हुआ था।
ऊपरी कथनों में से कौन सा सही या गलत है उस पर आपको विचार करना है। देखो मेरे भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो, हमेशा क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक्चुअल में आप लोग पढ़े होंगे 20 मई को ये आयोजित किया गया था। 20 मई 2023 को ये जो आपका क्वाड लीडर समूह का जो बैठक हुआ था, ये आपको हिरोशिमा के जापान में आपका आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है, हिरोशिमा कहाँ, जापान में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जो इस बार का जो आयोजित किया गया था, इसकी मेजबानी जो किया गया था आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनेज़ी ने किया था। ठीक है, और भारत के तरफ से कौन थे, तो ये मोदी जी थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, दोनों। और देखो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन इसमें क्वाड में, ठीक है, तो क्वाड में 4 देश है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। पहला है आपको संयुक्त राज्य अमीरात, दूसरा है यूएई, पहला यूएई हो जाएगा, दूसरा आपको जापान हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और चौथा जो आपका भारत हो जाएगा। ये चारों जो ये खास करके इंपॉर्टेंट है, 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये जो है आपको चारों जो है क्वाड का सदस्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो क्वाड का जो आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, जापान में आयोजित किया गया था, और इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के आपको प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था, साथ साथ मोदी जी भी शामिल थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जून 2023 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट गलती भी बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसे क्वेश्चन पर आपका पकड़ होना बहुत अच्छा जरूरी है। ठीक है, तो 27 से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 27 का जो आंसर होगा आपका कहाँ हुआ था, आयोजित हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। जो मैं चीज़ बताता हूँ उसको आप लोग ध्यान में रखना। मैंने बहुत सारा एग्जाम निकाला हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ों का अनुभव है, कौन एग्जाम कहाँ पूछा जाएगा, कहाँ स्टूडेंट फंसेगा, सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखकर आपको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहे थे। इससे संबंधित लिखित कथन पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको जो चारों अवार्ड दिया गया था, 4-5 अवार्ड मिला है। यहाँ से तो आपके बीपीएससी क्वेश्चन में 1 नंबर 100% इस बार रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3-4 जगह ये आपको विदेशी दौरा पे थे। ठीक है, वैसे भी नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा के मामले में सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा, ये आप लोग को भी पता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया गया है। कह रहा है प्रधानमंत्री 19 से 21 मई 2023 में मध्य जापान की यात्रा पे थे, पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा है किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा की है, बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ का जो इनको अवार्ड मिला है, जैसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, गिनी का मिला था, और जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ के बारे में तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। वहाँ के आपको प्रधानमंत्री कौन से अवार्ड दिए हैं, ये सारा चीज़ आपको पता रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा 7 मई 2023 को G7 राष्ट्रों का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये सब चीज़ आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि G7 में कितने देश शामिल है। G20 जो भी है आपका G28 हो गया, अब ना G20 तो हट गया, G28 में कौन शामिल है, नया कौन कौन शामिल हुआ है, कहाँ आयोजित किया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है मई 2023 में G7 राष्ट्रों के 49वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। नीरज चोपड़ा, इसके बारे में क्या कहना है, यहाँ से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, नीरज चोपड़ा 5 मई 2023 को दोहा के डायमंड का खिताब जीता, या किस खेल से संबंधित है। तो गोल्डन बॉय, इनको तो कहना नहीं है, भाला फेंक से रिलेटेड है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 23 मई से 30 जून तक होगा। दूसरा है पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम का हिस्सा होगा। देखो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट बार हो रहा है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें कौन सा कथन सही आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आपका ये केवल 2 आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में आप लोगों को पता होगा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनुसार जो था अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ के द्वारा आपको लखनऊ के यूपी में आपको खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें से आपको शुभंकर भी पूछ सकता है। मसाला और गाना का प्रयोग किया गया था। इसमें आपको 25 मई 2023 से जून 2023 के मध्य संपन्न हुआ। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार आपको रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट खेलों का एवं यूनिवर्सिटी में गेम्स में हिस्सा लिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है जिमेक्स मेरी टाइम एक्सरसाइज। देखिए आपसे एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जिमेक्स मेरी टाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के बीच में संपन्न हुआ, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ था, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2023 में भारत और इंडोनेशियाई नौसेना ने जहाज़ों द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास का क्या नाम था। तो ये सैन्य अभ्यास को जो नाम था मेरे दोस्त MPX था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है भारत और मंगोलिया द्वारा 17 से 31 जुलाई 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास नैमोडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये सब देखिए बिल्कुल नया है। ठीक है, नैमोडिक एलिफेंट 2023 का जो आयोजन किया गया था, इसका जो आयोजन किया गया था ये उलान बटोर में किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें उलान बटोर को। ठीक है, उलान बटोर का राजधानी भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मंगोलिया में पड़ता है। मंगोलिया की राजधानी एक्चुअल में उलान बटोर है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये डाटा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, स्टेटमेंट वाला आपके एग्जाम में एकदम प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो ये मत देखना कि ऐसे क्वेश्चन हार्ड है, ये है वो है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा स्वदेश मेरा देश अभियान शुरू किया है। दूसरा है यह कार्यक्रम पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी, स्थानीय निकाय और राज्य राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए करंट अफेयर का आपका सारा मसला खत्म हो गया है। अब जो शुरू हो रहा है आपका पॉलिटी शुरू हो रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना नागरिकों के लिए किन लक्ष्यों को सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक है, देखिए इस टाइप से आपसे डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा आपसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के लिए किन लक्ष्यों को सुनिश्चित नहीं करता है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से आपका कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, सारा करता है। भारतीय संविधान के कौन सा एकात्मक तत्व लक्षण नहीं है, यानी पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कौन सा एकात्मक जो है आपका लक्षण नहीं है। तो इसमें से आंसर जो है आपका उपरोक्त में से कोई ना हो जाएगा। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलता है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको जयप्रकाश नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण के बारे में आप डिटेल पढ़ लेना। यहाँ से बीपीएससी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अभी तो मैं डिस्कशन नहीं ज़्यादा कराऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करना है और 1 घंटा के अंदर सोल्व करना है। मैं जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, ये राज्यों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने से संबंधित विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सक्षम है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये भी सही है। तो आपसे पूछा क्या क्या है, सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो 39 में आपसे जो आंसर हो जाएगा 39 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये तो सही है। राज्यों का निर्माण करने संबंधी विधेयक अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, ये भी आपका सही है कि आपको पढ़े होंगे, आपको राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के सक्षम नहीं होंगे। ठीक है,
368 के संविधान के संशोधन करने के सक्षम होगी ना। हाँ देखो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। और ये भी है आपका 9 दिसंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है तो आप लोग पढ़े होंगे कि बिहार राज्य का जो अलग हुआ था ये आपको 9 नवंबर ने 15 नवंबर को अलग हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर आपको 2000 को अलग हुआ था बिहार झारखंड, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, बाकी मैं डिटेल आपको बता ही दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक से संबंधित प्रावधानों को कौन सा प्रावधान सही नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और केवल एक ही अधिवास है। भारत में किसी भी भूभाग में सम्मिलित उस क्षेत्र को लोगों को नागरिकता प्रदान दी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, तीसरा ऑप्शन पे विचार करते हैं। देखिए आपका तीसरा जो ऑप्शन आपका है, देखिए तीसरा ऑप्शन इसमें ये कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 10 जनवरी 2021 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। आप लोग पढ़े होंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कि आपका 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था, ये आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। 10 जनवरी आपको 2020 को ये आपका लागू हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है, ठीक है। यह स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है तो आप लोग को पता होगा अमेरिका से लिया गया, मूल कर्तव्य आपको रूस से लिया गया। ये सब तो आप बीपीएससी का स्टूडेंट है, ये सब बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। चलिए 42 का देखिए क्या करा है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 से सूचीबद्ध है। इसके विषय पर प्रावधान अनुच्छेद आपको 13 से 35 तक में दिया गया है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। तो देखो मेरे भाई इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गलत आपका जो है आपका ये सी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 13 से नहीं, आप लोग पढ़े होंगे कि आपको मूल अधिकार जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है, तो ये 12 से 35 होता है, ठीक है। और ये भाग 3 में बिल्कुल आपका ये सही दिया हुआ है। और आप लोग पढ़े होंगे इसमें जो है आपको ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये राज्य के कृतकों की भी गारंटी लेता है। यहाँ तक तो ठीक है। इसमें एक चीज़ आप ये भी याद रखना कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और साथ साथ मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है, तो ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि की सम्यक प्रतिक्रिया के बारे में आपको बताता है। तो विधि का सम्यक प्रतिक्रिया जो आपको किस में देखने को मिलेगा, 43 का जो हो जाएगा अनुच्छेद आपको 21 में देखने को मिलता है। 17 जो है अस्पृश्यता से रिलेटेड है, यानी छुआछूत से रिलेटेड है। ये बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं प्रदान किया है। आपसे देखकर नहीं पूछा जा रहा है कि किस में नहीं प्रदान किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि उच्चतम न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, विदेशी यात्रा का आपको अधिकार तथा आवास के लिए संविधान का अनुच्छेद को 21 के तहत, ठीक है, 21 के तहत आपको अधिकार दिया गया है और मान्यता प्रदान किया है। जबकि आपको प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को आपको न्यायालय के लिए अनुच्छेद 19 के तहत इसको पहला में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। कह रहे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ये आप लोग जरूर याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन आपको मिलान करने से रिलेटेड है।
तो इसमें मिलान करना है आपको कि कौन सा पहले आपको पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पे ये आपको करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको भारत का जो प्रस्तावना है आप लोग पढ़े होंगे, तो भारत के प्रस्तावना से रिलेटेड है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसका अगर शुरू से अगर इसको याद होगा तो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो भारत को एक सबसे पहला लाइन जो आता है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आ जाएगा। दूसरा आपका तो समाजवादी आता है। ठीक है, दूसरा समाजवादी आता है। तीसरा जो आता है लोकतंत्र आता है। ठीक है, और आपका लास्ट में आपको गणतंत्र के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, जिसको पंथ निरपेक्ष भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और उसके बाद आपको धर्म लोकतांत्रिक। ठीक है, पहला आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन देखिए यहाँ अलग से फ्रेम कर दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन के तहत जोड़ा गया है, यानी किस संविधान में संशोधन के तहत ये शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, तो आप लोग पढ़े होंगे 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 के तहत भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जैसे जोड़ा गया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है आपसे, करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं यानी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 का जो है आपका हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल RS राव और सुरकोटा JP जोशी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका गलत है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये पूरा सही है आपका। हड़प्पा का उत्खनन आपको पता है दयाराम साहनी ने किया था, और लोथल का उत्खनन आपको राव के द्वारा किया गया था, और सुरकोटा का जो उत्खनन किया गया था आपको जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये आपका धौलावीरा हो गया जी, हाँ धौलावीरा का जोशी और एक और था यार, जोशी और एक साथ ये था बिष्ट करके भी था एक। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारा आपका ऑलरेडी सुमिलित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको भारत में निम्नलिखित में से आने वाले का कालक्रम सही कालक्रम क्या। ये क्वेश्चन देखो इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, इसको देखो सोने के सिक्के का आया था, उसके बाद चांदी के सिक्का, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद नगरी सभ्यता। या आपको डेट याद होना चाहिए तभी आप इसको सही कर पाओगे। ठीक है, 49 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, इसमें आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। हड़प्पा के लोगों ने धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो ये सारे स्टेटमेंट में आपको कौन सा स्टेटमेंट आपको सही उत्तर चुनना है उसके लिए, तो 50 का आंसर जो हो जाएगा इसमें आप लोग पढ़े होंगे 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी ए और बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, यह कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको कालीबंगा में देखने को मिलेगा। 52 का आंसर देखिए क्या है, 52 का आंसर है आपको देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो ऋग्वेद में तो आप लोग पढ़े होंगे जी, ऋग्वेद में आपको क्या देखने को मिलता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ऋग्वेद में आपको प्रार्थना, ठीक है, स्रोत या प्रार्थनाएं वगैरह इसमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में आपको क्या देखने को मिलता है, यजुर्वेद में आपको स्रोत और कर्मकांड देखने को मिलता है। ठीक है, सामवेद आपको पता होगा, सामवेद ये गायन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये गायन के साथ चला जाएगा। अथर्ववेद में आप लोग पढ़े होंगे, जादू टोना से ये रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन भी आपसे मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। इसमें देखिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद देखिए किससे रिलेटेड, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद। तो इसमें देखिए जो आपका जो पहला कैंसर होगा गोपद जो होगा मिलेगा, गोपद आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, और आपका दूसरा जो हो जाएगा आपको, दूसरा का जो आंसर होगा आपको
ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यानी शतपथ आपको यजुर्वेद के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नंबर में देखिएगा, तीसरा का आपका ए हो जाएगा, यानी ऋग्वेद आपको ऐतरेय में देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा का जो होगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट का जो बच गया आपका सामवेद, तो ये आपको पंचबीस में हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें, इस टाइप से क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वैदिक नदियाँ और उससे आधुनिक नाम। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो जो देखो जानते हो उसको जल्दी आप मिला लेना, उससे तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। देखो गंडक, तो गंडक किसको बोला जाता है? गंडक आप लोग पढ़े होंगे, गंडक सदा नीरा, यानी ये हो जाएगा इसमें एक का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको देखो पुरुषनी, तो पुरुषनी भी आप लोग पढ़े होंगे, रावी नदी किनारे, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, तो ये मिल गया। और सुदुस्सु आपका तो सतलजे हो गया, और आपका ये कुंभा जो हो गया आपको ये काबुल हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बार और मिला लो इसको, देखो 3 का ए बिल्कुल ठीक है, 3 का ए, रुक जाना, नहीं इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 2 का आपका ए हो जाएगा, काबुल जो आपका काबुल का जो आपका वैदिक आधुनिक नाम जो हो गया आपको कुंभा हो गया आपको इसका काबुल का, ठीक है। आप रोशनी आपका जो हो गया, देखिए मिला लीजिए, 3 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और 1 का आपका सी हो जाएगा, सदा नीरा आपका गंडक का हो गया। और 4 का आपका हो गया सतलज का सतुषदी, ठीक है। तो आंसर आपका ये बिल्कुल सही है, ये पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टय उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था, यानी उत्तर वैदिक काल में क्या प्रचलित था ये पूछा जा रहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी ठीक लग रहा है। ब्राह्मण, गृह अस्त्र, बाण अस्त्र और संन्यास, ये दरोगा के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। सजाने के लिए दे दिया था, मैं एग्जाम दिया था, मुझे पता है। ब्रह्मचर्य, गृह अस्त्राश्रम, गृह आश्रम होता है जी, वानप्रस्थ और ये सन्यास, ठीक है। बाद में सन्यासी बन जाता है ना, पर ब्रह्मचर्य होता है, फिर उसके बाद गृह त्यागता है, गृह त्यागने के बाद फिर वन की ओर प्रस्थान करता है और लास्ट में ये सन्यासी बन जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंच जन से संबंधित नहीं है। पंच जन से संबंधित कौन नहीं है? तो ये आपका यदु है, पुरु है और ये तो तवर्सु भी है। ये इसका आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया था। यौ शब्द किसके लिए किया गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जौ से ये रिलेटेड है, बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश से अपना इस्तीफा दे दिए थे। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये सब सारे आपका रिलेटेड था। बिहार किसान सभा से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो बिहार किसान सभा से सबको पता होगा स्वामी सहजानंद जी जुड़े हुए हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बैठक पटना में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर आपका 1942, 1936, 1939। तो इसका जो आंसर होगा आपका 1936 में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, ये भी आप लोग साथ साथ याद रखें, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो कांग्रेस का जो गठन किया गया था आपको 1936 में किया गया था। कहाँ किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था। ये देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुआ था पटना में हुआ था, लेकिन पहली कब हुआ था? तो ये भी याद रखना 1934 में होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में कोरिलेट करेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय से सम्मिलित नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में,
तो ये ट्रांस हिमालय में जो आपको कौन सा नहीं देखने को मिलता है वो आपको बताना है। 63 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, कैलाश पर्वत, पीर पंचाल, ये सब सारे को शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जेबियन ग्रह नहीं है, यानी जेबियन ग्रह के अंतर्गत कौन सा ये नहीं आता है जेबियन ग्रह के अंतर्गत, तो इसका जो आंसर 64 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ यूरेनस, आपको बृहस्पति और शनि जो होता है ये सब जेबियन ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी जेबियन ग्रह उस ग्रह को कहा जाता है जिसमें आपको समान ग्रह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे देखिए सम्मिलित नहीं पूछा है यार, घास के मैदान से रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एक्चुअल में। 65 देखिए, स्टेपी, यूरेशिया, पॉर्कलैंड, सूडान और बेल्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप लोग भी पढ़े होंगे। ठीक है, बेल्ट ये गलत है, आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 65 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखने। ठीक है, देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, बेल्ट तो देखिए चलो उतना डिटेल नहीं बताता हूँ, बेल्ट तो आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी तो आप लोग पढ़े होंगे प्रेरी यूएसए और कनाडा के बीच में, पम्पास अर्जेंटीना में, स्टेपीज आपको यूरोप के मध्य एशिया में पाया जाता है, ये सब लानोस वगैरह, वेनेजुएला, पॉर्कलैंड, सूडान। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार घास के मैदान से पूछ लिया जाता है। चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो इसमें क्या जरूरत है बताने का, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है, तो आपको सबको पता होगा ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची नौका क्या लिखा, नौका गाम्य झील निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी नौका से रिलेटेड ये कौन सा झील आपको देखने को मिलता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपको जो ये टिटिका का जो झील है ना उसी में नौकायन झील देखने को मिलता है, विश्व का जो कि सबसे बड़ा झील है। ठीक है, वैसे आपको देखे हुए तो विश्व का सबसे बड़ी झील जो कैस्पियन सागर देखने को मिलता है जहाँ पे, और सबसे लवणता वाला जो झील है ना वान झील, ये देखो दरोगा पूछा है इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, वान झील जो होता है सबसे आपको लवणता वाला झील होता है, और सबसे ऊंचा नौकायन, यहाँ नौकायन पूछा है इसलिए टिटिका का झील हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 67 का जो आपको मैं आंसर बताया था। ठीक है, और वैसे जो मैं बताया हूँ कि विश्व का सर्वाधिक लवणता झील वान झील हो गया, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, एक जो पूछता है बार बार ताजे पानी का जो झील है वो लेक सुपीरियर झील है, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल नहीं है, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। 68 का जो आंसर हो जाएगा आपको गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल आप लोग पढ़े होंगे, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित, ठीक है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। इसका विस्तार आपको मंगोलिया से लेकर चीन तक देखने को मिलता है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि आपका गोबी मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये मंगोलिया और चाइना के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, कालाहारी तो आप लोग पता होगा अफ्रीका में ये फैला है, और आटाकामा मरुस्थल ये आपको अमेरिका महाद्वीप में जो कि चिली में देखने को पड़ता है। ये बहुत पूछता है, ये सबसे विश्व का शुष्कतम यानी सूखा हुआ यानी शुष्क एरिया में पाया जाता है, इसलिए शुष्कतम इसको मरुस्थल बोला जाता है, और जिसे मकर रेखा को 2 बार काटता है, ये तो आप लोग को एक्चुअल में पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमें ऊपर पट्टी के पदार्थों को दरमियान के वितरण के बारे में जानकारी देता है, तो ये किसमें आपको जानकारी देता है ये आपको बताना है। तो 69 का आंसर आपको गुरुत्वीय असंगति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी जलधारा है जिसके काले पानी यानी गहरे नीले रंग का पानी के कारण उसमें काली धारा के नाम से भी जाना जाता है, तो काली धारा के नाम से कौन सा जाना जाता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये हो जाएगा कुरियोशियो धारा। और इसको एक चीज़ और जापान की काला धारा भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है। ठीक है, देवबंद इराक, माउंट हैकला आइसलैंड, माउंट कैमरून, रिपब्लिक ऑफ द कैमरून, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा आपको देवबंद हो जाएगा। देवबंद एक्चुअल में इराक में नहीं, ये आपको ईरान में देखने को मिलता है। ठीक है, ईरान। ठीक है, तो इराक ईरान में मत कन्फ्यूजन हो जाना। बाकी माउंट हैकला आइसलैंड में, माउंट कैमरून आपको रिपब्लिक ऑफ द कैमरून ये सही है। एक देखो पूछता है विसुवियस, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है ये विसुवियस ज्वालामुखी आपको इटली में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय यानी IST और ग्रीनविच के मध्य का जो डिफरेंस होता है 5.5 घंटा होता है, इसमें को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान में इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश है, यानी हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश है, तो कौन सा इसमें 73 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक कॉमन क्वेश्चन है, शिवालिक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में भू आकृति की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए या विचार कीजिए। तो 74 देखिए कह रहा संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना सब भिन्नति से हुई है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें बताना है आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका ये सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का तटरेखा से पूछा गया है, भारत का तटीय एरिया से पूछा गया है। 75 का जो क्या हो जाएगा आपको लंबाई पूछा जा रहा है, तो ये 75,000 यानी 16.6 किलोमीटर लंबा है भारत का तटीय रेखा। तटीय रेखा से 2 क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पता है हुआ गुजरात और उसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, उड़ीसा के बारे में, ये सब तटीय एरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ठीक है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। खाली स्थान आगे बताना है आपको। तो ये क्या है, तो ये प्रवाल उत्पत्ति का केंद्र है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी देखो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कन्याकुमारी आपसे उसे सटी हुई पहाड़ियाँ, कौन सा आंसर मिलेगा, तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर कार्डमम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली आपको नदी बताना है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और आपका ये बी हो जाएगा, नहीं दोनों, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नील क्रांति, नील क्रांति किससे रिलेटेड है, कॉमन क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो नील क्रांति आप लोग पढ़े होंगे। नील क्रांति का संबंध किससे, मछली उत्पादन से, नहीं मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से, भूरी क्रांति उर्वरक से। ठीक है, और आपका उर्वरक से रिलेटेड है। लाल क्रांति और टमाटर क्रांति, जो लाल अंडा होता है, ये सब मांस से उत्पादन है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, मे भी कॉमन क्वेश्चन है ये सब। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में जो आपको देखने को मिलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। गोल्डन राइस में आपको जो क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहचान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से आपको विश्वविद्यालय से रिलेटेड दिया गया है। इसमें जो आपका पहला है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुआ था। केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी संस्थान का मुख्यालय झांसी में, गड़बड़ है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र मैसूर। तो इसमें कौन सा गलत है आपको ये बताना है। 81 का आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 81 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सही क्या कह रहा है कि सही का पहचान कीजिए। ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, ये पंतनगर में हुआ था, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी संस्थान आपका ये मैं बताया था, ये झांसी में ना होके ये आपका मैसूर में है। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, बाकी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये मैसूर में नहीं है मेरे दोस्त, हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गन्ने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन कौन सा संगठन करता है, किस संगठन के द्वारा किया जाता है। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति। कृषि मूल्य सहयोग की स्थापना, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो कृषि मूल्य आयोग का जो स्थापना किया गया था आपको, ये किया गया था आपको 1965 में, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत से स्वदेश बहुयात से निर्मात की जाने वाली अल्फांसो किस फल का प्रजाति है, ये तो आप लोग सब पढ़े होंगे। ठीक है, अल्फांसो किस रिलेटेड है, तो ये आपका आम से रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वित्त संस्थान स्रोतों की पहचान कीजिए। ठीक है, आपका कौन सा सीरियल नंबर से आएगा ये आपको पहचान करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको 1, 2, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि कृषि वित्त के प्रमुख संस्थान एवं स्रोत कौन कौन सा है। तो आप लोग पढ़े होंगे सरकारी समितियाँ है, व्यापारिक बैंक है, सरकार है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसके अंतर्गत आता है। फिर और भी पढ़े होंगे इसके अंदर कृषि वित्त के अंतर्गत जो गैर परंपरागत स्रोत होता है, जैसे महाजन एवं साहूकार होता है, संबंध एवं रिश्तेदार होता है, जमींदार होता है, व्यापार होता है। तो ये सब इकोनॉमिक का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है बीपीएससी के एग्जाम के लिए। भारत में शहतूत रेशम के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो भारत में जो शहतूत है आपको कर्नाटक के क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको इकोनॉमिक्स से जोड़कर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपको एक तरफ समिति दिया गया है, एक तरफ आपसे वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही या गलत है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा 87 जो होगा आपको महालनोबिस समिति। तो महालनोबिस समिति 1960 में आया था, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दांतेवाला समिति 1970 में नहीं आया था, यही गड़बड़ है। दांतेवाला समिति आपको 1974 में आया था, ठीक है। बाकी राजा चिलैया समिति आपको एक सेकंड, क्वेश्चन क्या कर रहा था मेरे भाई। राजा चिलैया समिति आपका दिया है 1993। राजा चिलैया समिति 93 में नहीं, ये तो आपका आया था 1991 में आया था जी, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। अच्छा, ये तो आपको मिलाना था, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं। महालनोबिस समिति आपको 1960 में आया था, बिल्कुल सही है। दांतेवाला समिति आपको 1974 में आया था, मैं आपको बता ही दिया था, ठीक है। और आपको राजा चिलैया आपको मैं बता ही दिया था 91, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सही तो ही पूछा जा रहा है ना आपसे, ठीक है। तो 87 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक तरफ समिति है, एक तरफ आपका उसके स्थापना वर्ष है। ये भी देखिए सेम है, इकोनॉमिक वाला चैप्टर दिया है ये, ठीक है। तो गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था, तो गोस्वामी समिति 1995 में, यही गलत है जी, ठीक है। 95 ने गोस्वामी समिति को स्थापना 1993 में हुआ था, ठीक है। और मीर सेठ समिति, तो मीर सेठ समिति की जो स्थापना होता है आपको 1997 में होता है, ठीक है। तारपोर समिति का स्थापना आपको 1997 में होता है, ठीक है। तो ये भी स्थापना तारपोर समिति की भी 1997 में होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा मेरे भाई, तीनों तो गलत है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा फिर, ठीक है। गोस्वामी समिति 1993 और फिर को मीरा सेठ समिति 1997 और एक और था आपका तारपोर समिति 1997, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए, इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारा सुमेलित है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD विश्व बैंक का सबसे पुराना संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDA को विश्व के उधार की खिड़की यानी सॉफ्ट विंडो कहा जाता है। इसका विकल्प देख लेते हैं। 89 का देखिए क्या क्या दिया है स्टेटमेंट। 89 देखिए सी ऑप्शन भी दिया गया है, इसमें सी ऑप्शन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना 1948 में किया गया था। तो ये तीनों ऑप्शन में आपका कौन सा सही है ये आपको गलत बताना है, सही या गलत जो भी हो, ठीक है। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यही गलत दिया है क्योंकि आपका IFC का जो स्थापना होता है ना, IFSC का स्थापना 1956 में होता है। बाकी वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि विश्व बैंक की प्राइवेट शाखा भी इसको कहा जाता है और IBRD और IDA जो दोनों मिलकर सदस्य जो का निर्माण किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दो स्टेटमेंट सही था और ये आपका बिल्कुल गलत था। 1948 नहीं होगा, 1956 होगा। तो ये भी आपको बता दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो बोला जाए, भारत संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा असत्य है। आपसे असत्य का चयन करना है कि कौन सा आपका असत्य दिया गया है, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसके राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके संसद के किसी भी सदन के प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपको 90 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक देवताओं को माने जाते हैं, यानी देवताओं का मान भाग माने जाते हैं, ठीक है, जिसको मतलब कर्ज दिया जाता है जिसको। तो ये 91 में देखिए क्या करा है, बैंकों के ग्राहक के जमाए, बैंकों द्वारा लिए गए उधार और बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण। तो इसका 91 का आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल आपका ए हो जाएगा, ठीक है। केवल एक और दो दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों दिया है आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए इकोनॉमिक्स के है। भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन साधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, ठीक है। तो ये आपको संविधिक तरलता अनुपात, खुली बाजार की क्रियाएं, नैतिक अनुनय और नगद आरक्षित अनुपात, इसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट शामिल है ये आपको बताना है। तो 92 का आंसर आपका ए हो जाएगा। उपरोक्त में से आपका ये 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 और 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इतिहास से जोड़कर क्वेश्चन दिया गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, ठीक है।
आपको हॉकिंस, थॉमस रो, मनुची और रॉल्फ फिंच। कई बार देखिए आपसे डेट दिया है, कई बार शासक पूछ लिया जाता है कि किसके समय में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 93 नंबर। ठीक है, 93 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इसको मिलान करना है। 93 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी दो का एक हॉकिंस जो आता है आपको ये 1606 से 1611 में आता है। एक का आपका बी हो जाएगा थॉमस रो 1615 से 19 में आता है। और 4 का आपका सी हो जाएगा मनुची आपका 1653 से 1708 में आता है। और आपका 3 का डी हो जाएगा यानी रॉल्फ फिंच आपको 1585 से 1586 में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम को आपको व्यवस्थित करना है। देखिए आपको सबके बारे में जानकारी होगा तभी आप कर पाओगे। खनवा का युद्ध आप लोग पढ़े होंगे, ये 1527 में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इस युद्ध यह युद्ध जो होता है बाबर के लिए बहुत निर्णायक सिद्ध होता है। चलो इसको डिटेल बाद में बताएंगे। ठीक है, आप इसको देख लो। घग्गर का युद्ध हो जाए 1529 में होता है, 1529 में होता है। और कौन बच गया जी, चौसा का युद्ध आपको पता होगा शेरशाह सूरी के द्वारा 1539 में। ठीक है, और एक बच गया सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो औरंगजेब लड़ता है आपको 1658 में। ठीक है, 1658। अब आप इसको डेट के अनुसार सजा देना जो सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो 94 का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, चारों युद्ध अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसे काबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सूरत को कहा जाता है, आंसर भी हो जाएगा। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हम लोग उस समय जाता था ना, हाजी यात्रा मक्का के लिए प्रस्थान होता था, इसीलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं, एक क्वेश्चन आपको सिख धर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, गुरु अमरदास मिरी या पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ लिखा था, गुरु रामदास दल खालसा का गठन किया था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही सुमिलित है। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा आपको पढ़े होंगे आदि ग्रंथ की रचना किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। ये मीरी और पीरी जो अब बताया गया था ना, ये तो यहाँ से पूछता है, ये आपको नया लगा होगा, नया लेकिन बहुत पुराना है। ये मीरी और पीरी आप लोग पढ़ेंगे। मीरी पीरी जिसमें बताया गया था सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के बारे में जानकारी देता है, ये गुरु हरगोविंद से रिलेटेड था। ठीक है, मीरी और पीरी। चलिए ये भी देखिए, सिख गुरु से आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आप लोग पता होगा कि गुरुओं का 10 गुरु हुआ था, उसके बाद गुरु का पद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था और आदि ग्रंथ को ही अगला गुरु घोषित कर लिया गया था। तो ये भी कोई अच्छा क्वेश्चन है, सेट किया अच्छा क्वेश्चन है। 97 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 97। आदि ग्रंथ व गुरु ग्रंथ साहब का आकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये तो आपका गुरु गोविंद सिंह आंसर होगा इसका। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह नहीं होगा यार, वो तो लास्ट में थे। ये इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा ना फिर तो, क्योंकि 5वें गुरु कौन था, 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये किया गया था आदि ग्रंथ की रचना। इसका आंसर डी होगा मेरे भाई। ठीक है, उनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 5वें गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, आदि ग्रंथ पर तो सबको पता ही होगा वैसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराए छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम आपको सजाना। ये भी देखिए इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको डेट याद नहीं रहेगा तो आप कहाँ से ही कर पाओगे इसको। तो 98 का जो आंसर हो जाएगा मैं बताता हूँ, 98 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस डेट को आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के शासनकाल के क्रम अनुसार आपको सजाना। ये भी देखिए क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। ठीक है, बाजीराव का कार्यकाल, फिर बालाजी बाजीराव, फिर बालाजी विश्वनाथ, फिर माधवराव, इनका सबका कार्यकाल आपको बताना है। ठीक है, तो 99 का आंसर आपका सी हो जाएगा। वह इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं आंखों से देखा था। हाँ, ये भी बहुत चर्चा में रहा था क्वेश्चन, इसका डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। काशीराम पंडित इसको देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको तीसरी लड़ाई पानीपत का कब हुआ था, डेट कई बार पूछ लेता है, तो डेट याद रखना 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको 14 जनवरी 1761 में सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में अफगान सेना के बीच में हुआ था, जिसमें आप लोग पता है मराठा बुरी तरह से पराजित हो गया था। और इसी के बीच में ये काशी पंडित इस युद्ध का पूरा प्रत्यक्षदर्शी बने थे, पूरा इनके द्वारा देखा गया था और पूरा प्रलय के बारे में इनके द्वारा बताया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में।
भोड़ी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया गया है? देखिए क्वेश्चन है आपसे, मोडी है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया गया है? ठीक है, तो मोडी लिपि का जो प्रयोग है आपको ये मराठा विलेखों में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका वायडार तो होगा नहीं, तो 101 का आपका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर मराठा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली के दाखिल नहीं होने दिया था? यानी दिल्ली में दाखिल किसको होने नहीं दिया था? तो 102 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? तो जंतर मंतर आप लोग पता होगा, 3-4 जगह आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा। जयसिंह के द्वारा दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनाया गया था, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समुद्री यात्री, एक तरफ आपको देश देखने को मिलेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे वास्को डी गामा के बारे में, ये पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, जिससे भारत की खोज किया था। दूसरा था आपको स्पेन यात्री कोलंबस, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टोफर कोलंबस यानी ये स्पेन के यात्री था और किसको खोजा था? इसने अमेरिका के खोज किया था। फिर ब्रिटेन का था कैप्टन कुक। ठीक है, देखिए ग्रेट ब्रिटेन कैप्टन कुक था। ठीक है, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हॉलैंड के तास्मान, देखो ये कहाँ के था आपका? हॉलैंड का था ये तास्मान, जिसने आपको न्यूजीलैंड के खोज किया था। तो ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। तो 104 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो ये भी क्वेश्चन मैं अभी जस्ट बताया हूँ। तो 105 का ये आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट फंस सकता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? अब यहाँ देखो थोड़ा सा आप मिस्टेक करोगे तो एकदम गलती हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ना मेरे दोस्त डच हो जाएगा, पुर्तगाली मत मार देना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर ऑफ द लंदन ट्रेडिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1602 में हॉलैंड द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके बाद संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा। 105 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थार्थ में निम्नलिखित में से कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ कारखाना स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भरूच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत में निष्कासित करने का आदेश दिया था? देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो 107 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सर जोविया चाइल्ड के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित ने निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं का लेखन किया है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो हर्षचरित के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो ये प्रियदर्शिका एक तो लिखा गया था, ये ठीक है। नागानंदा लिखा गया, ये भी ठीक है। और ये आपको रत्नावली, ये भी ठीक है। ये हर्षचरित तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, ये नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वकोशीय ग्रंथ आपका हो जाएगा बृहत संहिता। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति और हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है, ये सब नाटककार है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखो मृगकटिकम शूद्रक का सही है, बहुत बार इसको बीपीएससी दरोगा पूछा है। ठीक है, उसके बाद आपको बुधचरित, हाँ यही गलत है, ये गलत है। ठीक है, अच्छा मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ये सही है। हर्षचरित बाणभट्ट ये ठीक है। तो ये आपको आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। तो 112 देखते हैं। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग वंश से रिलेटेड है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का केवल आपका सी हो जाएगा, यानी केवल 3 स्टेटमेंट है आपका, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, कभी पुराना किताब आपसे प्राचीन काल वाला पूछ देगा, कभी मध्यकालीन वाला पूछ दिया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। 113 के देखिए क्वेश्चन देखते हैं, विशाखा दत्त, ठीक है। तो विशाखा दत्त बहुत बड़ा पुस्तक है, ठीक है। इसके किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको देखो शुरू से ही देख लो। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। आपको बृहत संहिता आपको वारामिहिर से रिलेटेड है, ठीक है। 4 का आपका बी हो जाएगा, विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और 2 का आपका सी हो जाएगा, ये शूद्रक के द्वारा मृगकटिकम बहुत फेमस है, और बिल्हन के द्वारा विक्रमादेव चरित्रम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड, ये बिल्हन आपको प्रबोध चिंतामणि भी द्वारा लिखा गया। ये विक्रमादेव चरित्र भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है जी। आइए एक बार इसको फिर से देखते हैं, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एक बार फिर से मिला लेते हैं इसको। देखिए ये सारे आपको पता है कि ये गुप्तकालीन पुस्तक है, ठीक है। वारामिहिर का जो पुस्तक था उसमें बृहत संहिता था, ठीक है। तो देखिए बृहत संहिता इसमें किसमें, तो वारामिहिर का आपको बृहत संहिता आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। फिर आप लोग पढ़े होंगे कि देवी चंद्रम जो नाटक था, जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था, तो देवी चंद्रन का आपका ये विशाखा दत्त में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद आपको विक्रमांक देव चरित्रम बिल्हन के द्वारा लिखा गया था ये, ठीक है। तो ये बिल्हन के द्वारा लिखा गया है को विक्रमांक देव चरित्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमांक देव चरित्रम कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बच गया, उसके बाद आपको बच गया ये एक दो जो प्रबंध चिंतामणि जो है ना, देखिए एक पुस्तक है ये प्रबंध चिंतामणि, ये एक्चुअल में मुरुदंग के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, मुरुदंग, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरुदंग, तो इसको भी आप मेरुतुंग है जी, मेरुतुंग, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। बाकी शूद्रक का तो आपको पता ही चल गया, आपका ये मृगकटिकम हो जाएगा शूद्रक का। तो ये सब 3-4 क्वेश्चन है जो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम VVI क्वेश्चन है, यहाँ से BPSC हो, दरोगा हो या सिपाही हो, सब जगह यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 113 का जो आपको मिला लोगे, 113 का आपका बी हो जाएगा, आप लोग मिला लेना इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लहसुन की अभिलक्षणीय गंध सल्फर के कारण आपको यौगिक उसमें देखने को मिलता है। प्याज काटने पर सल्फोनिक अम्ल के कारण आंखों में आंसू आता है। तो ऐसा ये स्टेटमेंट किसके द्वारा, तो ये आपका दोनों बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न कौन सा है, तो जलीय फर्न आपका एजोला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन लंबे समय तक सपनों को याद रखने में मदद करता है। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवाया हूँ, ठीक है। विटामिन B6 हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। रेटिना की शंकु कोशिका के प्रकाश को तीव्रता का आभास होता है। रेटिना की क्षण कोशिकाओं के रंग देखने के लिए उत्तरदायित्व अति अल्प होती है, ठीक है। तो 117 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये सी हो जाएगा। ना तो 1 सही है, ना ही 2 आपका ये सही है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि रेटिना की शंकु कोशिकाओं जो होता है वो रंग एवं क्षण कोशिकाओं के प्रकाश की तीव्रता का उसमें आभास देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 118 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ से भी देखो BPSC और दरोगा कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है और एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका दोनों सही हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन बम का जो विकास किया था एडवर्ड टेलर के द्वारा निर्माण किया गया था, और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। और इसमें आपको बताया गया था कि एटम बम की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखना, जो कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। संलयन में क्या होता है, सो संलयन में 2 हल्के परमाणु आकर जुड़ जाता है। विखंडन में क्या होता है, 2 परमाणु आपस में आकर टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य का जो रोशनी होता है उसमें आपको संलयन के कारण ही उसमें आपको चमकता है या दिखता है, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किया गया है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछता है, अक्सर आप लोग देखे होंगे, तो इसको भी आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है आपको। एक तरफ आपको राशि और मात्रक दिया गया है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है।
तो इसको बारे में पढ़े होंगे। जो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। प्रतिदीप्ति घनत्व का प्रतिदीप्ति घनत्व का ये लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, तो ये आपका लुमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। ये तो बिल्कुल आपका सही मिला हुआ है। तो इसका आंसर 119 का आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला है वायुयान की गति को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे वायुयान की गति का नापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी देखिए आपसे मिलान करने के लिए दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लिंट का एक तरफ आपको कांच है, एक तरफ पास का यूजेज कहाँ किया जाता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा या दूरबीन के लेंस में किया जाता है। सोडा वाटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ट्यूबलाइट के बोतल में या जो मरकरी होता है उसमें भी होता है। पूरे पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ जाता है, प्रयोगशाला और उपकरण में, ये भी सही है। क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो परावैंगनिक किरणों को आपको बचाने के वाले लेंस में। तो सारा सही है, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। सीधा याद रखना ये आपका सारा सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये भी देखिए बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है मिलाने के लिए। एक तरह आपको विस्फोटक है, उसका अन्य नाम है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन भी आइए। देखो ये प्रैक्टिस सेट मुझे बहुत अच्छा लगा तभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं नहीं करवाता। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बढ़िया देखने को मिलता है, वही सेट मैं करवाता हूँ, वरना टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। देखिए पहला जो है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है आपको पिक्रिक अम्ल पर, ये बिल्कुल सही है। RDX, तो RDX में क्या देखने को मिलता है, तो RDX जो है आपको मेरे दोस्त, ये देखो पहला तो आपका ये सही मिला हुआ है। RDX में ना हेक्सोजन मिलता है, तो इसका इसमें चला जाएगा। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो तेल को, नोबेल का तेल उसको बोला जाता है, ठीक है, इसमें मिल जाएगा। और ट्राई नाइट्रोटॉल्विन जो होता है उसमें TNT में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। तो इसका आंसर जो होगा 122 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ये फिजिक्स चैप्टर पढ़े होंगे उत्तोलक चैप्टर में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का पूछा गया है। ठीक है, 123 है क्वेश्चन नंबर 123 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सौरवता हो जाएगा। नहीं पूछा है, ठीक है, प्रथम श्रेणी का नहीं, ये सौरवता जो है ना सेकेंड में आता है। ठीक है, तो सौरवता आपको पता है द्वितीय श्रेणी में आता है, जिसमें आपको एक आलम्ब होता है और एक आयाम होता है। ये सब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। अगला चलिए देखते हैं, साबुन द्वारा चिकने पदार्थों को हटाया जा सकता है। तो साबुन द्वारा चिकने पदार्थ को हटाया कैसे जा सकता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। उसमें आपको सोडियम जो पोटेशियम जो होता है ना, वसा के रूप में आपको उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो 124 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। मानव शरीर में स्थित सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करा है कि एड्स विषाणु में RNA प्लस प्रोटीन होता है, एक्स एक रेट्रो विषाणु से होता है। तो इसका 127 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका सी हो जाएगा, दोनों सही है। कुष्ठ रोग होने का क्या कारण है, जो कुष्ठ रोग जो होता है वो क्या कारण है, तो जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सुमेलित है, 129 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। लाल शाही फिनॉल जिंक सल्फाइड, फिलोसफर ऊन को जिंक सल्फाइड बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए वैसे ये दोनों स्टेटमेंट फिलहाल ये गलत है। लाल शाही जो आपको पढ़े होंगे, लाल शाही जो आपको देखने को मिलता है वो इयोसिन में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, एक होता है इयोसिन में आपको लाल शाही देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, इयोसिन में। और ये जो आपका ये फिलोसफर उनमें जो प्रयोग किया जाता है, इसमें जिंक सल्फाइड नहीं किया जाता है, जिंक ऑक्साइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको गलत है, ये जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सल्फाइड नहीं, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों फिलहाल अभी गलत है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। हाँ, कॉपर सल्फेट कवकनाशी। देखिए कॉपर सल्फेट के बारे में जानिए। तो कॉपर सल्फेट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कॉपर सल्फेट को, इसको प्रयोग मेरे दोस्त, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। कई बार ये पूछा है आपके एग्जाम में। ठीक है, नीला थोथा या ब्लू बिट्रोल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे, कवकनाशी में किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा मिलाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पादा फार्मोना एक तरफ कार्य दिया जाता है, तो साइटोकाइनिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो साइटोकाइनिन का प्रयोग कोशिका विभाजन के लिए किया जाता है। ठीक है,
एब्सिसिक अम्ल का प्रयोग किसके किया जाता है? तो ये वृद्धि अवरोधक है, ये भी सही है। ऑक्सिन का प्रयोग क्या किया जाता है? तो ये शिखर प्रधानता में यूज किया जाता है, ठीक है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि करता है, ये बिल्कुल सारा आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे हेतु पोषक नहीं, यानी पौधों के पोषक के लिए निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 131 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। हाइड्रोफोबिया नामक जो रोग होता है आपको ये विषाणु यानी वायरस के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपसे मिलान करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ सूची 1 सूची 2, हम लोग अदरक का कौन सा पार्ट खाया जाता है? अदरक का, तो अदरक जो होता है प्रकंद होता है, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। और आलू का जो होता है स्तंभ कंद होता है, ठीक है। आलू का क्या होता है? स्तंभ कंद होता है। लहसुन का जो होता है मेरे दोस्त सल कंद होता है, ठीक है, सल कंद होता है। और ये जिमी कंद को जो होता है घन कंद होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 133 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से ध्वनि की सर्वोत्तम चाल होती है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, तो आप लोग तो इसको पढ़े होंगे, ठीक है, कि ध्वनि की जो सर्वोत्तम चाल होती है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्राउन्स हो जाएगा, कांच होगा, और ये CO2 हो जाएगा। ये ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है। तो ये आप लोग पता होगा। ठोस द्रव गैस सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। सूर्य का उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सूर्य का जो उत्पन्न का ऊर्जा का स्रोत जो हो जाए 135 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको हाइड्रोजन के साथ आपको हीलियम में परिवर्तन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित विकिरण प्रकाशों को घटते क्रम में सही कूट आपको बताना है, घटते क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो 136 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। गामा किरणें, एक्स किरणें, दृश्य किरणें और इंफ्रारेड किरणें, ये भी इंपॉर्टेंट है, VBI है, BPSC के एग्जाम के लिए। अलग अलग भाषा बदल कर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है योग के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला अधिक चमकदार होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ये सही है। तो 137 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको केवल एक सही है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि माइक्रोग्रेविटी या भारीनता का अवस्था में किसी भी मोमबत्ती का ज्वाला का आकार गोलाकार होता है, ठीक है, और अंतरिक्ष में मोमबत्ती का ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये सही है और दूसरा ये आपका बिल्कुल गलत है। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अतुल जी के द्वारा, ठीक है। ये देखिए पूछा जा रहा है एप्सोलॉजी से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में दिया जाता है। 138 ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑरियोलॉजी बिस्किट का अध्ययन। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 138 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑरियोलॉजी का अध्ययन आप लोग पढ़े होंगे कि इसका ऑरियोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है ना दोस्त, ये पर्वतों के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें है पहला है कि जीन पर स्थित एक DNA की एक ऐसी अति सूक्ष्म संरचना एवं आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरण को क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम का सर्वप्रथम खोज W.A. वाल्टियर के द्वारा 1888 में किया गया था। तो इसमें बताना है आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पारा 4.2 के तापमान पर अति चालक यानी सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। नियोबिस्टिन लगभग आपको 100 के पर तापमान पर अति चालकता प्राप्त कर लेता था। इसमें बताना है कौन सा ये सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ना एक है और ना ही आपका 2 है, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि अति चालकता का जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो कैमर ओन्स को दिया जाता है, ठीक है। कैमर ओन्स आप याद रखना, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगला यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग दिया गया है। तो इसको मेरे दोस्त आप लोग बना लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, यानी ज़्यादा समय लग गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग, ये रीजनिंग दिया गया है, ठीक है। आप अगला यहाँ पे कौन सा आएगा तो इसमें देख लेना कितना का 17, 4, 21, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 4 का डिफरेंस है, तो इसको आप लोग कर लेना। फिर इसका 21 और 30 में ये फिर आपका देखना 9 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 30, 46 में 16 का डिफरेंस है, फिर ठीक है। इसमें आपका फिर आपको
46 से 71 फिर 25 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये बढ़ते जा रहा है। तो अगला डिफरेंस जो होगा 71 और किसके बीच में डिफरेंस होगा, तो ये आपको 36 के डिफरेंस में होगा। फिर इसका आपको क्या कर देना है, ये बहुत 4 का फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर करके फिर ये अलग अलग टाइप से इसको आपको निकालोगे तो इसका आंसर जो आएगा 107 आ जाएगा, नहीं बी हो जाएगा। यदि x² y² 7 और y बराबर 1 हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1 इस विकर्णों की लंबाई निकालिए। समीकरण 1 और 2 मान के बना लेना, x y का वैल्यू आएगा, उसके बाद आपका पाइथागोरस का प्रयोग करके इसका आंसर आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो 142 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, मैं आंसर इसका बता देता हूँ, आपका ये 5 हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए मैथ क्या है। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। साधारण ब्याज वाले इतना में इतना मिश्र धन आपको निकालना है, तो आप लोग फार्मूला निकाल देना। मिश्र धन हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज जो होता है जो भी है, ठीक है, 8180 इसका आंसर हो जाएगा। एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 20 कार्य को 20 दिन में करता है, तो यह मिलकर दोनों मिलकर कितना करेगा, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर आपका 24 हो जाएगा। मैथ का आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी बनाऊंगा तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका आंसर आपका 6 मिनट हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 मिनट प्रति घंटा की चाल से चलता है, धारा के आपको विपरीत में चलता है। अच्छा, एक सीधा और ऑपोजिट डायरेक्शन पूछा जा रहा है ना, तो दोनों को जोड़ के आप तो 2 से भागा दे देना, और 8 2 10 8 4 12 2 6 यानी आपका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपसे डाटा दिया गया, उस डाटा से जोड़कर आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो 146 का जो आंसर आएगा आपको कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। और ये आपसे एपी का क्वेश्चन पूछा गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन देखो फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो इससे आप निकालना एक का क्यू, 2 का क्यू, 10 का क्यू। तो क्यू वाला आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे जी, क्या होता है, n × n + 1 और इसका अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर होता है। इस पर रखोगे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आपका आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। एक आपसे अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया गया है, तो अलजेब्रा का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, 148 का आंसर आपका +2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक आपका ये रीजनिंग दिया गया है, इसी से कोई वर्ड दिया गया होगा, इसको आप लोग आसानी से निकालना। देखो कोई सारा वर्ड दिया होगा, इसी से आपको निकालना है निसार कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो निसार जो लिखा जाएगा आपको 26 17 39 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहाँ है, 26 17 39 से ये चारों वर्ड में देखिए निसार ये होगा ना, सारा वर्ड में मिलता होगा, उसी से ये उठा लिया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है डेटा से, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा आपको 32% आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्त ये सारा आपका सॉल्यूशन करवा दिया गया है, ठीक है। मैथ को आपको बता दिया गया, क्योंकि मैं एक मैथ तो मैं बता देता बहुत बेहतरीन तरीका से, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा, तो मैं जैसे बताऊँ आप वैसे कर लेना, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका टोटल 150 प्रश्न हो गया है। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी समझता हूँ कि कौन सा पुस्तक में कौन सा क्वेश्चन कैसा दिया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, तभी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। तो ये टोटल इसमें 10 से 12 प्रैक्टिस सेट है। अभी आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा ये टोटल 12 प्रैक्टिस सेट मैं कवर करवा दूँ, ठीक है। मेरे पास भी थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं भी जॉब करता हूँ, समय मिलता है तो मैं वीडियो बना के आपको देता हूँ। तो फिलहाल आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको रिवीजन कीजिए, तीसरा वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।